वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद महिमा। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल टॉपिक सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बनने में उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी ब्रिक, उसकी ईंट, वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी की भी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल हमारी ह्यूमन बॉडी का सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला गया है? बिकॉज पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी का जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल से बनता है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि जो भी काम ह्यूमन बॉडी में, जितने भी ह्यूमन बॉडी में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी काम हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेल के थ्रू ही हो रहे हैं, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है। सेल को एक और नाम से बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब सेल से हम देखेंगे कैसे हम पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल से सबसे पहले बनेगा टिश्यूज, टिश्यूज से बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलके बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे ये सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके बना ऑर्गन। लेट्स से स्टमक, ऑर्गन में अपन किसको भी कंसिडर कर रहे हैं? स्टमक को। उससे ऑर्गन से मिलके क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। स्टमक इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो स्टमक से क्या मिलके बना? डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही अपने बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इन सारे सिस्टम से मिलके बनता है फिर ऑर्गेनिज्म। तो सेल, सेल से मिलके बना टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके बना ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलके बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना ऑर्गेनिज्म। अब बात यहाँ आती है कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था? तो सेल को सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उन्होंने जो सेल की खोज की थी वो एक बार्क ऑफ ट्री, एक पेड़ की छाल में उन्होंने देखा कि उन्हें एक हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखे, मधुमक्खी के छत्ते की जैसे आकार के ऐसे स्ट्रक्चर दिखे। उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल, और उन्होंने इस सेल को नाम दिया, सेल, और उन्होंने अपनी बुक में भी इसको डिस्क्राइब करा। उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इसलिए रॉबर्ट हुक को अपन बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। पर रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो एक डेड सेल थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर की थी, वो रॉबर्ट हुक ने की थी, पर वो डेड सेल थी। पर फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी थी शेल्डन एंड शॉन ने, जिसको रॉबर्ट वर्चो का भी योगदान है सेल थ्योरी में। तो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट मेनली अब पढ़ना है। तो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब सेल से बने हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किसी भी लाइफ की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नई सेल बन रही है वो पहले सेल्स जो उपस्थित है उनसे, उनके डिवीजन से बन रही है। न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ old cells या pre-existing cells. All living organisms are made up of cells. Cells are basic structure and functional unit of life, and new cells produced from the existing cells. अब देखना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। इसको अपन 2 बेसिस पे पढ़ेंगे, एक उनके नंबर के बेसिस पे, एक उनके इवोल्यूशन के बेसिस पे। तो नंबर की बेसिस पे जब अपन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स 1, सेलुलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स मैनी, और सेलुलर मीन्स सेल। तो ये तो नेम से क्लियर हो रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बना होगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना। ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म एक, इनकी बॉडी में एक ही सेल होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल होती है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इतना क्लियर है। नाउ
नंबर की बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखी। अब अपन आएंगे इवोल्यूशन के बेसिस पे। इवोल्यूशन की बेसिस पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? तो एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना। कैरियोटिक वर्ड रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो प्रो मीन्स पुराना, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। यू मतलब होता है एडवांस। यू मतलब क्या होता है? एडवांस। और कैरियोटिक मतलब क्या होता है? अगेन न्यूक्लियस। तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, पुराना न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, तो वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें एडवांस न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, वो होगा यूकैरियोटिक सेल। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सेल्स आर स्मॉल इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी वो कैसी होगी? स्मॉल साइज की होगी। यूकैरियोटिक सेल में सेल्स आर लार्जर इन साइज। इनकी जो सेल्स होगी वो बड़ी होगी। दे हैव सेमी डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब न्यूक्लियस के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो सेमी डेवलप होगा, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो भी इसमें एब्सेंट रहेगी प्रोकैरियोटिक में। इसमें क्या होगा? वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी। इसमें होगा सिंगल क्रोमोसोम, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम क्या होते हैं अब अपन आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनेलिज में। इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम्स है, ये सारे इसमें क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सब एब्सेंट रहते हैं। इसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सारे के सारे प्रेजेंट रहेंगे। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हो जाएंगे प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हो जाएंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम में देख लेते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ना माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना लाइसोसोम्स मिलेंगे। ऐसे सबसे पहले इसमें क्या है? ये आउटर लेयर की जो दिख रहा है, ये एक सेल। सबसे पहले इसकी 3 लेयर होती है। आउटर लेयर जो होगी वो होगी इसका कैप्सूल, बीच वाली लेयर सेल वॉल, और सब थर्ड जो लेयर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसमें अंदर एक न्यूक्लियोइड होगा, प्लाज्मिड होगा, और ये एक होगा। ये बहुत ही पुरानी टाइप की सेल्स होगी। प्रोकैरियोटिक सेल को अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना जितना अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल को के बारे में, प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल भी इम्पोर्टेंट है, उनको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। पर वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ है। तो हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में 2 चीज़ें पढ़नी है, प्लांट सेल एंड एक एनिमल सेल। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स के स्ट्रक्चर से। तो सेल में मेनली 3 स्ट्रक्चर अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये पॉइंट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। पर जो एनिमल सेल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो क्या चीज़ पड़ी? अगर अपन प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगी। पर एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल की आउटर कवरिंग से, विच इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक सेल है, ये पूरी एक सेल है। तो इस सेल की जो आउटर कवरिंग है, ये पूरी जो आउटर कवरिंग है, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट है सिलेक्टिवली परमेबल। व्हाट इज रिटन हियर? सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल है मतलब ये कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करती है अपने अंदर आने के लिए या सेल से बाहर जाने के लिए। सिलेक्टिवली परमेबल अलाउ सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ ही सिलेक्टिव सब्सटेंसेस जिनकी मूवमेंट को अलाउ करेगी सेल के अंदर। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में 3 पॉइंट मेनली अपन ने पढ़े। फर्स्ट पॉइंट है कि आउटर कवरिंग होती है सेल की। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा इसका कि प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। ये सेल को एक डेफिनेट आकार देती है, डेफिनेट शेप देती है। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल। सेल के जितने भी इंटरनल पार्ट हैं उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखती है। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल द एंट्री एंड
मटेरियल, सेल के अंदर क्या मटेरियल आएगा, क्या क्या बाहर जाएगा, ये पूरी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करके रखती है। तो प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, सेल को एक डेफिनेट शेप देती है। सेकंड, प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल, शेप दे दिया, अब इंटरनल पार्ट जो भी है उनको सबको प्रोटेक्ट करेगी। थर्ड पॉइंट, जो बाहर जाएगा और जो अंदर आएगा उन सबको ये कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल दी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। सेकंड पॉइंट आता है सेल वॉल। अब ये बताया कि सेल वॉल कहाँ होगी, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगी। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। ये सेल जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर होगी सेल वॉल प्लांट सेल में। ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। एनिमल्स प्लांट्स में सेल्यूलोज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है फॉर फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती नहीं है, इसलिए एनिमल्स में सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेल वॉल ओनली फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, इसका भी काम यही रहता है, एक ये सेल्यूलोज की बनी होती है और दूसरा सा काम ये रहता है इसका कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द सेल। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अपन साइटोप्लाज्म के बारे में। अब एक पॉइंट दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक लिक्विड भरा है, यहाँ 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 सब जगह एक लिक्विड भरा है। इस लिक्विड को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर भी, यहाँ पर सेल के अंदर तो लिक्विड भरा है विच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस सेल कंटेन्स लिक्विड विच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स लिक्विड विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइनली कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दिस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कंबाइनली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म होते क्या है। अब बात करते हैं अपन साइटोप्लाज्म की। तो ये जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, सेल में जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि अपन अब पढ़ने वाले हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सभी कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सब प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब सेल में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेली। तो जितने भी अपने कोर्स में ऑर्गेनेलीज है, अपन सारे जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं सब पर पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल ये करता है, इसलिए इसे दो नाम दिए जाते हैं, फर्स्ट ब्रेन ऑफ द सेल एंड सेकेंड कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, सेकेंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियोलस। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम्स के सिंथेसिस के लिए, जस्ट अपन आप भी पढ़ने वाले हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियोलस। अब मैंने इस वीडियो में अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गया है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्लियर है। सबसे पहले हो गया इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर हो गया न्यूक्लियस, फिर हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म और फिर अंदर हो गया न्यूक्लियोलस। तो इसको पढ़ते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड न्यूक्लियोलस,
ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, राइबोसोम की सिंथेसिस की साइट होती है, मतलब ये राइबोसोम सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियोलस साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। द डीएनए ऑफ द सेल इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में क्या होगा, डीएनए। तो सेल का जो डीएनए होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो न्यूक्लियस में स्टोर होता है। सेकंड, ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर तो अपने को समझ में आ गया। अब सेकंड जो ऑर्गेनेली अपन पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में यहाँ और यहाँ होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा दिख रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग ऐसे होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो ये फैट लिपिड के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब, ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में मैंने अभी बताया कि क्या होंगे, ब्लैक डॉट्स के मतलब क्या है, इसमें राइबोसोम्स है, तो इट हैज राइबोसोम्स। इसमें स्मूथ वाले में राइबोसोम्स है, ब्लैक डॉट है नहीं है, तो इट हैज नो राइबोसोम्स। इसमें बताया, इसमें रफ वाली में राइबोसोम्स होते हैं, तो ये किसके लिए काम आती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आती है। पर ये स्मूथ वाली में राइबोसोम्स नहीं होते, तो ये किसके लिए काम आएगी, इट सिंथेसाइज प्रोटीन बट इट सिंथेसाइज फैट एंड लिपिड। तो ये काम आती है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये काम आती है फैट और लिपिड के सिंथेसिस में। अब इनके फंक्शन क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों काम आता है, तो जितना भी जो है इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल है वो इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फैट्स एंड स्टेरॉइड्स। पढ़ ही चुके हैं, ये प्रोटीन फैट्स और लिपिड्स में मदद करता है इनकी प्रोडक्शन में। इससे ऑर्गेनली अपने को पढ़ना है गोल्गी बॉडी। ये जो गोल्गी बॉडी होता है ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, नियर द न्यूक्लियस। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के डिफरेंट नेम्स है, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब इसका काम क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अपन इससे पहले पढ़ा कि जो भी लिपिड और प्रोटीन जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं गोल्गी बॉडी में। इसका एक और काम है कि ये सेल के बाहर और सेल के अंदर जो भी मटेरियल इन और आउट हो रहा है ये उसको भी मदद करता है ट्रांसफर में। तो इसके काम क्या क्या हो गए, तो इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के पास में। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। एंड ऑल लिपिड एंड प्रोटीन विच आर फॉर्म्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टोर्ड इन गोल्गी बॉडी। जितने भी लिपिड और प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे थे वो कहाँ स्टोर हो रहे, गोल्गी बॉडी में। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का एक और नाम अपने को याद रखना है, एग्जाम में आता है, जैसे न्यूक्लियस का नाम याद रखा था ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, वैसे ही लाइसोसोम का भी एक और नेम है वो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम में क्या होता है, जितनी भी सेल की जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो लाइसोसोम में जाएंगे, लाइसोसोम को डाइजेस्ट कर देगा और ख़त्म कर देगा, इसलिए लाइसोसोम को नाम दिया गया है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब इसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो मदद करते हैं उन मटेरियल को ख़त्म करने के लिए, उन गंदे मटेरियल को ख़त्म करने के लिए। उन एंजाइम्स को अपन कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स अपन देखेंगे डायग्राम में, तो ये वाला ये जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम का नाम क्या बताया मैंने आपको, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट रिमूव्स डेड मटेरियल आउट ऑफ द सेल। जितनी भी डेड मटेरियल है, जो भी सेल की गंदे मटेरियल है, डेड मटेरियल है, उनको बाहर करने में ये मदद करता है लाइसोसोम। सेकेंड पॉइंट, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। थर्ड, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड सेल पार्ट। डाइजेशन और ब्रेकडाउन
जो भी सेल के ओल्ड पार्ट्स हो गए हैं, अब जिनको सेल की ज़रूरत नहीं है, जो डेड हो गए हैं, उनको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और सेल की बाहर करने में मदद करता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम क्लियर है। नेक्स्ट जो अपना सेल ऑर्गेनली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे अपन ने याद रखा लाइसोसोम का नाम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, न्यूक्लियस का नाम ब्रेन ऑफ द सेल, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अपने घर में आप देखेंगे कि मीटर होता है, मीटर के थ्रू पूरे घर में लाइट वगैरह होती है, तो वैसे ही समझिए सेल का मीटर है। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है और स्टोर भी हो रही है। तो सेल को पूरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सेल की एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। अब ये एटीपी क्या होता है, एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेगा, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। इट हैज डबल मेम्ब्रेन। यहाँ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन होता है। प्रोड्यूसेस एटीपी, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी। एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट हैज इट्स ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसका खुद का डीएनए होता है। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि सेल का डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली जिसका खुद का डीएनए होता है। प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स एनर्जी फॉर द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के लिए प्रोड्यूस करेगा एनर्जी और स्टोर करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। अभी मैंने आपको उस वीडियो की स्टार्टिंग में एक और ऐसा ऑर्गेनेली बताया था, एक और ऐसा स्ट्रक्चर बताया था जो सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, जो एनिमल सेल में नहीं होता है। वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। अब इन तीनों के काम क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले हो गया क्लोरोप्लास्ट, फिर हो गया क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। अब आपको एक प्लांट तो याद ही रहेगा, प्लांट ऐसा होता है, इसकी जड़ें होती हैं यहाँ, इसकी लीव्स हो गई, तो ये ऐसा रहता है जमीन में। अब 3 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। कैसा होगा, ग्रीन होगा, ग्रीन कलर का होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड होता है, जैसे रेड या ऑरेंज कलर का होगा। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लगता है कि कलर के बेसिस पर अपन को देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो कलर्ड होगा, रेड या ऑरेंज कलर का होगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, कलरलेस होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ल्यूकोप्लास्ट से। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जो प्लांट है उसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है, उसका अंडरग्राउंड पार्ट क्या होगा, इसकी रूट, इसकी जड़ें। तो ल्यूकोप्लास्ट हमेशा प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। अब प्लांट के लिए ज़मीन में है, ज़मीन में अंडरग्राउंड पार्ट में है, तो यहाँ पे सनलाइट तो पहुँच ही नहीं सकती है, तो इसलिए कलरलेस होता है। अब ये प्लांट के कहाँ होता है, अंडरग्राउंड पार्ट में होगा, ये कलरलेस होता है। और ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो 3 पॉइंट इसमें भी पड़े। सबसे पहले कलरलेस होता है, प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट होगा, और क्या काम करेगा, खाने को स्टोर करने का काम करेगा। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा अपन को पढ़ना है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो कलर्ड होगा, जैसे रेड, ऑरेंज या येलो कलर का होता है। इनका काम क्या रहता है, ये फूल या फलों को, फ्रूट्स या फ्लावर्स को ये कलर प्रोवाइड करते हैं। इनका काम थोड़ा इनका काम फोटोसिंथेसिस में भी रोल रहता है इनका। तो इनका काम क्या हो गया, कलर रहेंगे, रेड, ऑरेंज या येलो कलर के होंगे। प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स, हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब कि ये इंसेक्ट्स या उनको अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं कलरफुल फ्लावर्स या फ्रूट्स देख के, फ्लावर्स देख के, तो ये पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं। तो कलर्ड होंगे, रेड या ऑरेंज कलर के होंगे, ये फ्रूट और फ्लावर को कलर देंगे और पॉलिनेशन में मदद करेंगे और फोटोसिंथेसिस में भी मदद करेंगे। थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, और ग्रीन होने के कारण इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो
पौधा रहता है, जो प्लांट रहता है, वो अपना खाना बनाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल अपने को पढ़ना है वैक्यूल्स के बारे में। तो ये वैक्यूल्स पहले अपन डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वैक्यूल होता है। प्लांट सेल का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो प्लांट सेल में पूरा की पूरा जो मेजर पोर्शन होता है 70 to 80% जो पोर्शन रहता है, जो हिस्सा रहता है प्लांट सेल का, वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करके रखता है। पर एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं। एनिमल सेल में आप ये होंगे या तो एब्सेंट रहेंगे। तो एनिमल सेल में क्या होते हैं, छोटे रहते हैं। इनका काम क्या रहता है वैक्यूल का? इनका काम रहता है स्टोरेज का। ये स्टोर करते रहते हैं फूड को, वाटर को। तो मेनली वैक्यूल के काम में अपने को क्या पढ़ना है कि इनका मेन काम रहता है स्टोरेज का। ये फूड या वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। स्टोर्स मटेरियल फॉर द सेल, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, लार्जर इन प्लांट सेल बट स्मॉल इन एनिमल सेल। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो एनिमल प्लांट सेल में ज़्यादा बड़े रहेंगे एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। स्टोरेज सेल फॉर वाटर को स्टोर करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे, और वेस्ट मटेरियल भी इसमें स्टोर होता है। थर्ड, नेक्स्ट अपना सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स। ये मैंने बताया था आपको, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल मेड अप ऑफ आरएनए और प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, पर इनका रोल क्या रहता है? ये प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के संश्लेषण में काम आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है आरएनए का। Now we are coming to our next topic, the difference between the plant cell and animal cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकेरियोटिक सेल हैं, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं, वो अभी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन डिफरेंस पढ़ेंगे सेल वॉल की बेसिस पे। ये मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी थी और बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सेल वॉल सिर्फ होगी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल किसमें होगी? प्लांट सेल में प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, पर एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, वैक्यूल। ये प्लांट सेल का डायग्राम देखिए, ये वैक्यूल पूरा इतना ज़्यादा पूरे प्लांट सेल को पूरा 70 to 80% वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। पर एनिमल सेल में जो अपन देखते हैं तो वैक्यूल से कितना ही पोर्शन है। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल रहेंगे वो क्या रहेंगे? लार्ज रहेंगे, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल रहेंगे स्मॉल रहेंगे या फिर एब्सेंट रहेंगे। तो वैक्यूल वाला पॉइंट क्या है? एनिमल प्लांट सेल में लार्ज, एनिमल सेल में स्मॉल या फिर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में अभी मैं अपने पढ़ा था, प्लास्टिक्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिक भी सिर्फ प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ही एब्सेंट होंगे। तो प्लास्टिक इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन दी एनिमल सेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेप। तो ये जो प्लांट सेल होती है यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप की होती है। इसका शेप क्या होता है? यूजुअली रेक्टेंगुलर। तो यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप की होती है, पर जो एनिमल सेल होती है यूजुअली राउंड सेल, राउंड शेप की होती है। कैसी होती है? ये राउंड शेप की होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने डिफरेंशिएट करा है कि ये जो शेप होगा इसका यूजुअली रेक्टेंगुलर होगा प्लांट सेल का, एनिमल सेल का ये राउंड होगा। ये रेक्टेंगुलर हो गई और ये राउंड हो गई। नेक्स्ट आता है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम जो रहता है ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो ये जो सेंट्रोजोम है ये प्लांट सेल में एब्सेंट रहेंगे पर एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो पता ही फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है, एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो ये सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे प्लांट सेल में, इज एब्सेंट इन दी एनिमल सेल। तो ये जो आज पूरा वीडियो अपने देखा ये पूरे सेल के ऊपर था। सेल के इसमें स्ट्रक्चर पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, सेल क्या होती है, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।